हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिगेंट क्लासेस। मैं कोमल दाइमा पिछले कुछ दिनों से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ फॉर योर सीयूईटी एज वेल एज योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारा इंडियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर। जो डेवलपमेंट वाली आपकी बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर है, ओके। सो इससे पहले हमने माइक्रो किया है, मैक्रो किया है और डेवलपमेंट के 2 चैप्टर्स किए, राइट। तो मैं आज आपको इन वीडियोस की जो एक फीचर है, स्पेशल फीचर होता है हर एक चीज का, राइट। तो वैसे इस वीडियो का एक स्पेशल फीचर है जो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो, सारे वीडियोस का एक स्पेशल फीचर है। तो वो क्या है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो हमने जितने भी वीडियोस देखे उसमें आपने देखा कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाती हूँ, राइट। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, मेरे वीडियोस का फायदा ये है, अगर आप इन्हें देखते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन, ठीक है, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं और क्वेश्चंस भी। मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं ऑफकोर्स उसके कंसेप्ट समझा देती हूँ आपको, ठीक है। तो यही मेरे वीडियोस का एक फीचर है कि आपको कंसेप्ट भी मिल रही है और साथ में क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, मतलब 2 in 1, राइट। 2 in 1 मिल रहा है आपको, ठीक है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो सारे वीडियोस है, ये आप जितने भी वीडियोस देखते हो, टॉप 25 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, राइट। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये हर एक चीज को कवर कर रहे हैं आपके, ठीक है। मतलब पैराग्राफ में से जो चीज आपको लगती है कि ये कभी पूछी भी नहीं जा सकती, उस पर भी क्वेश्चन मैं बनाती हूँ। क्यों बनाती हूँ? ताकि बाय चांस अगर आपके एग्जामिनेशन में ये पूछी जाए तो आप उसको गलत मार्क करके ना आए, क्योंकि जब तक आप कोई चीज एक बार देख लेते हो तो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है, राइट। विजुअल्स का बहुत मैटर होता है। आप किसी चीज को देखते हो तो ये आपके दिमाग में पक्का फिट हो जाती है। तो अगर आपको से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आएगा, देन यू विल मार्क इट करेक्ट, आप उसे करेक्ट मार्क करके आओ। इसलिए मैंने ये वीडियोस इस तरीके से बनाए कि इसमें मैंने एक भी कंसेप्ट को स्किप नहीं किया है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, सॉरी लास्ट चैप्टर कर रहे हैं डेवलपमेंट का, विच इज द कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है। मतलब नेबर्स से हम कंपैरिजन कर रहे हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का, ओके। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी ये जो डेवलपमेंट वाली बुक है, ये बुक मतलब इस बुक में सारी चीजें लर्न करने की है ज्यादा। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें सिर्फ याद रखनी है, उसके अलावा समझने वाली चीजें बहुत कम है, और जो कुछ भी थी वो मैंने वीडियोस में कवर की है, राइट। बाकी बहुत सा कुछ लर्न ही करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि इसे आप ना एक 2-3 पेज पर लिख लो, अच्छे से डाटा प्रिपेयर कर लो, स्टिक इट ऑन द वॉल, ठीक है। वॉल पे स्टिक कर लो। मतलब जब भी आप घर में फिरते रहोगे, आप किसी काम से आपके कमरे में जा रहे हो या फिर कुछ काम से आप कमरे से बाहर आ रहे हो, तो आते जाते वक्त आपकी नजर उस पर पड़े, ठीक है। मतलब आप उसे देख लो ताकि आप इसे भूलो ना, ठीक है। दिस इज द वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन ये भी है कि आप सुबह नींद में से उठते ही उसे पढ़ो, रात में सोने से पहले उसे पढ़ो, ठीक है। 3-4 पेजेस पे उसे लिख लो, सुबह नींद में से उठते ही उसे पढ़ो, रात में सोते वक्त उसे पढ़ो। ऐसा आप 2-3 दिन कीजिए। उसके बाद आपके फैमिली में किसी को भी आप कह दीजिए कि मुझे इतना पूछ लीजिए, ठीक है। जब भी वो आपको कुछ पूछेंगे तब यू कैन रिकॉल, राइट। जब हमें कोई कोई चीज पूछता है तो हम हमारे दिमाग को प्रेशर डालते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ पढ़ते जाओगे तो यू विल नॉट गेट कि मुझे आ रहा है या नहीं भी आ रहा है। तो इवन आप आपके हर एक चीज को ऐसा कर सकते हो, आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन से, ज्योग्राफी के क्वेश्चन से, एनीथिंग। आप आपके पेरेंट्स के पास बुक दीजिए या फिर किसी को भी घर में बुक दीजिए और उन्हें कहिए, फ्रेंड्स के पास दीजिए और उन्हें कहिए कि मुझे पूछ, मतलब आस्क मी एनीथिंग, आस्क, कुछ भी पूछो चैप्टर में से, बट पूछो, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो कि आप ना रिकॉल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करोगे कि नहीं नहीं मुझे तो याद करना ही है, याद करना ही है, ठीक है। और ऐसे आप याद करते जाओगे ना, तो एक बार आपने याद करने की कोशिश की ना, तो वो चीज आप भूलते नहीं हो, ठीक है। वरना ऐसे तो हमारे दिमाग को प्रेशर डालते नहीं है, राइट। हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और हमें आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं और हमें आ रहा है, ठीक है। कंसेप्ट आ भी जाते हैं, ठीक है, राइट। कोई कंसेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये आपको आज किसी ने पूछा तो आप इतने आसानी से बता दोगे क्योंकि इट इज अ कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री के कुछ ईयर्स हो गए, ठीक है, इस चैप्टर का कुछ डाटा हो गया, जो कुछ भी याद करने वाली चीजें होती है ना, वो सारी चीजें आप जल्द से जल्द भूलने लगते हो, ठीक है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप एक काम कीजिए, आप रिकॉल करने की एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। किसी को दे दीजिए बुक और उन्हें कहिए आस्क मी, ठीक है। चैप्टर में से कुछ भी पूछो, आई विल टेल यू, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे तो दिस इज एक्सरसाइज ऑफ एक्टिव रिकॉल, ठीक है। ये एक्टिव रिकॉल होता है। आपको क्या होगा कि आप फिर कोशिश करोगे कि यार मैंने अभी तो पढ़ा था, मुझे याद कैसे नहीं आ रहा, याद कैसे नहीं आ रहा। और एक बार अगर आपने याद कर लिया ना, तो आपको एग्जामिनेशन में भी वो याद आएगा, आप उसे नहीं भूलोगे, ओके। क्योंकि आपके माइंड उसे याद करने की कोशिश करता है, और एक बार याद हो गया तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है, आपके माथे के ड्राइव में उसे फिट करना है, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आप करके देखिए, बहुत फर्क गिरेगा, ठीक है।
यू विल नोटिस कि यार मुझे जो चीजें याद नहीं हो रही थी वो भी मैं याद कर पा रही हूँ. ओके, तो प्लीज ट्राई इट. एंड अनदर थिंग कि ये जो डेवलपमेंट वाला ये लास्ट चैप्टर है, इसके पहले कंसेप्ट हमने देखी थी, बट इस चैप्टर में कंसेप्ट कुछ है ही नहीं. ठीक है, ये सब कुछ लर्न करने वाला ही है. एवरीथिंग इन दिस चैप्टर आप याद ही करोगे. ठीक है, इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं, मतलब समझने जैसा कुछ नहीं है. हाँ, आप इतना समझ जाओगे कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का कंपैरिजन है, बट जो इंडेक्स एंड ऑल थिंग जो दी है, परसेंटेज दिए है, वो सब कुछ लर्न करने जैसा ही है. ओके, तो आप इससे ज्यादा लर्न ही कीजिएगा. ओके फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है पहला क्वेश्चन? स्क्रीन पे ही है हमारे. Which program initiated in 1958 aimed at industrializing China on a massive scale, encouraging people to set up industries in their backyards? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा प्रोग्राम था जो 1958 में चाइना ने लॉन्च किया, जिसमें चाइना को क्या चाहिए था? उसका मेजर एम ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो. ये उनका मेन एम था. और लोगों को उन्होंने इंकरेज किया कि वो क्या करे, उनके बैकयार्ड्स में ना फैक्ट्रीज सेटअप करें, उनके बैकयार्ड्स में क्या करें, इंडस्ट्रीज सेटअप करें. अभी आप बोलेंगे कि मैम आपने घर क्यों ड्रॉ किया है, तो आपको बैकयार्ड क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए ये ड्रॉ किया है. ठीक है, सपोज दिस इज अ होम एंड दिस इज, ये क्या है, गार्डन है आपके घर का. ठीक है, तो ये जो पीछे वाला पार्ट आता है ना, इसे बैकयार्ड कहते हैं. घर के पीछे वाला एक खुला एरिया. ठीक है, हर किसी के घर में नहीं होता, बहुत कम लोगों के घर पे होता है, तो इसे बैकयार्ड कहते हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई 1958 में, उसमें उन लोगों को इनकरेज किया कि आपके बैकयार्ड में, मतलब आपके घर के पीछे, आप क्या कीजिए, जो भी काम आपको आता है उसकी इंडस्ट्रीज सेटअप कीजिए. ठीक है, उसकी इंडस्ट्रीज क्या कीजिए, सेटअप कीजिए. ओके, सो आपको ये प्रोग्राम का नाम मैं डायरेक्टली बता देती हूँ. तो द राइट आंसर इज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ओके, द राइट आंसर इज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ओके फाइन, समझ गए आप? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What was the name of initiative produced by Mao in 1965, sending students and professionals to work and learn in rural areas during Cultural Revolution? ठीक है, तो माओ ने 1965 में एक क्या किया था, इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वो क्या करते थे, बच्चों को और प्रोफेशनल्स को घर पर, मतलब रूरल एरियाज में भेजते थे, वहां पर वो काम करे और सीखे. इससे लाइक अ कल्चरल रिवॉल्यूशन. ठीक है, मतलब कल्चरल रिवॉल्यूशन के टाइम पे वो क्या कर रहे थे, बच्चों को और प्रोफेशनल्स को, मतलब स्टूडेंट्स को एंड प्रोफेशनल्स को रूरल एरिया में सेंड करते थे, वहां पर वो काम करते थे और कुछ नवी चीजें सीखते थे. ठीक है, तो इस प्रोग्राम का नाम क्या था? व्हाट वाज द इनिशिएटिव? ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम क्या था? इट वाज द वेरी सिंपल कंट्री साइड डेवलपमेंट स्कीम. ठीक है, इसका सही नाम है कंट्री साइड डेवलपमेंट स्कीम. ठीक है, ये सही है. व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? Right answer is rural integration program, countryside development scheme, great leap forward or down to the countryside movement. तो what will be the right answer? तो right answer is, अभी of course ये तो आपको नहीं पता है क्योंकि ये आपको लर्न ही करना है. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर ही बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन वाली कोई चीज नहीं है. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. So right answer is countryside development scheme only. Okay, this is the right answer. Okay, now, so let's start third question. ठीक है, let's discuss the third question. What strategy was employed by a country to attract foreign investors involving the establishment of specific areas with favorable economic policies? ठीक है, मतलब कंट्री ने क्या की, एक स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय की जिसका मेन एम था अट्रैक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स. ठीक है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, जिसमें इन्वॉल्व क्या था, स्पेसिफिक एरियाज विथ फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब कुछ स्पेसिफिक एरियाज को इन्वॉल्व किया था जिसके साथ कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज भी थी. सो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? उस स्ट्रैटेजी का नाम क्या था, फिर उस जोन का नाम क्या था? ठीक है, सो इसका आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. ठीक है, तो ये स्कीम किसकी थी? ये स्कीम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ये स्कीम चाइना की थी. ओके, चाइना ने क्या किया था, कंट्री में लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की थी स्पेसिफिक एरियाज की विथ फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज. दे आर नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. ठीक है, मतलब ऐसे जोन्स जहां पर मतलब वहां पर एरिया स्पेसिफिक हो. एरिया स्पेसिफिक इन अकॉर्डिंग टू व्हाट? इसका मतलब ऐसा है कि ज्योग्राफिकल फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए. मतलब हम कहीं इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए जो हमें बहुत दूर से ना लाने पड़े, वही आसपास कहीं हमें मिल जाए. ये एम होता है हम सबका, राइट? तो ऐसे एरियाज थे जहां पर ये सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हो,
और वहां पर इकोनॉमिक पॉलिसीज भी फेवरेबल हो, ठीक है। सो दे वेर कॉल्ड एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, उन्हें कहा जाता था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फाइन, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। What economic model does Pakistan follow characterized by the coexistence of both public and private sector? ठीक है, मतलब जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का कोएग्जिस्टेंस है, ठीक है, दोनों का क्या है, कोएग्जिस्टेंस है। तो कौन सी इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान फॉलो करती है, ठीक है, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान फॉलो करता है, दिस वाज द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे के साथ फ्लरिश करते थे, अच्छे से करते थे, ठीक है। दिस वाज द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ पाकिस्तान। फाइन, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is identified by scholar as the primary reason for low population growth in China in late say 1970s, ठीक है, मतलब 1970s के बाद में चाइना में लो पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों थी? What is the reason, primary reason? पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या होती है, इस साल इतने लोग पैदा हुए, उस साल इतने लोग पैदा हुए, तो वो ग्रोथ किसकी है, कहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों मतलब कहाँ पर सबसे ज्यादा न्यू बॉर्न्स आ रहे हैं, ठीक है, तो किसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा हाई, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ लो रहने के पीछे मेजर रीजन क्या है स्कॉलर्स के हिसाब से? सो उसका सही आंसर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था कि एक ही बच्चा पर कपल वन चाइल्ड, ठीक है, मतलब कोई भी एक ही कपल एक ही बच्चे को जन्म दे सकता है, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। ये उन्होंने पॉलिसी लाई थी इन 1970s, लेट 1970s में। तो उसकी वजह से स्कॉलर्स के हिसाब से दिस वाज द प्राइमरी रीजन कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो चाइना का था वो बहुत कम था, ठीक है। इसके इम्प्लीकेशन क्या थे आप लोग को पता है? एक समय बाद ना चाइना में यंगर बच्चे ही नहीं रहते, सब एल्डर लोग रहते, ठीक है, सब एल्डर पीपल हो जाते, यंगर बच्चे नहीं रहते। इसके लिए चाइना ने थोड़े दिन पहले ही वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी हटाकर टू चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी की है, ठीक है। तो वो आपको करंट अफेयर्स भी पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। फाइन, चलिए लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज ग्रोथ रेट ऑफ 2015 एंड 17? लेकिन किसका ये नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, मैंने ये मेंशन नहीं किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ 2015 टू 17 ये पूछना था, लेकिन किस कंट्री का ये नहीं दिया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस कंट्री का ग्रोथ रेट की बात कर रहे हो, ओके। सो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, what was the growth rate of China, sorry again spelling mistake, in 2015-17, ठीक है। तो इसका सही आंसर 6.8%, ठीक है, चाइना का ग्रोथ रेट था 6.8% इन 2015 एंड 17। चाइना का ग्रोथ रेट हमेशा से ज्यादा रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच कंट्रीज हैज अ स्टेबल ग्रोथ रेट, ओके, ऑप्शन दे सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तो राइट आंसर विल बी द चाइना, ठीक है। उनका ग्रोथ रेट हमेशा स्टेबल रहा है, कहीं कभी ज्यादा कम नहीं हुआ, कभी ज्यादा बढ़ा नहीं, ठीक है। तो दे हैव द सफिशिएंट ग्रोथ रेट, ठीक है, फ्रॉम देयर इंडिपेंडेंस ओनली, ठीक है, उनके इंडिपेंडेंस से ही उनके पास स्पेशल ग्रोथ रेट है, ठीक है, दे हैव अ स्पेशल ग्रोथ रेट। फाइन, चलिए देन लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। What factor limits the area suitable for cultivation in China only about 10% of its total land area, ठीक है, मतलब जो पूरा टोटल लैंड एरिया है उससे सिर्फ 10% ही कल्टिवेबल लैंड है, ठीक है, चाइना में। तो उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन रीजन क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशंस? नो, यहाँ पर लैंड की बात चल रही है तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं आते, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। जियोग्राफिक कंस्ट्रेंट एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो व्हाट विल द राइट आंसर? द जियोग्राफिक कंस्ट्रेंट, ठीक है, मतलब वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो ज्यादा फेवरेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। चाइना इज नॉट दैट गुड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, ओनली 10% लैंड जो है वो फेवरेबल है फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, बाकी जो लैंड है वो फेवरेबल नहीं है। सो राइट आंसर इज ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है, वहां पर की लैंड, टोपोग्राफी, एवरीथिंग, ठीक है, क्लाइमेट, ये सब मैटर करता है, ओके फाइन। चलिए लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the 2018-19 period, with 26% of its workforce engaged in agriculture, what was the contribution of agriculture to the gross value added in China? देखिए मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन से किस पर, वेस्टर्न लर्निंग पर। अभी तक आपने सारे क्वेश्चन देखे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें आप कुछ समझेंगे, सिर्फ बैकयार्ड छोड़कर, और मेरे हिसाब से तो आप सबको बैकयार्ड क्या है ये पता होगा, राइट।
दिस इज द टर्म, वो तो पूछी भी नहीं जानी एग्जाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये जो सारा चैप्टर ना, इट्स डिपेंड ऑन ओनली रिकॉल कैपेसिटी, कि आप कितना याद रख पाते हो, कितना आपकी मेमोरी है, ठीक है। सो ये पूरा चैप्टर ही उस पर बेस्ड है, ठीक है। फिर भी मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि वो सब एक ही थे कि अंडर नरिश चिल्ड्रन किसमें सबसे ज्यादा है, ग्रोथ रेट किसके सबसे ज्यादा है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, वह पूरा एक चार्ट दिया है एनसीईआरटी में। सो उसे लर्न कर लीजिएगा। मैंने उसमें से बहुत कम क्वेश्चन इंक्लूड किए जो मेन है वो, एंड अकॉर्डिंग टू मी उतने मेन ही पूछे जाएंगे, उसके आगे नहीं पूछे जा सकते। बट फिर भी एक बार यू लर्न कर, आप क्या कर लीजिए, उसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। यू गो थ्रू इट, ओके, फॉर वंस, फाइन। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इन द 2018-19 पीरियड, मतलब 2018 से 19 के पीरियड में, विथ 26% ऑफ इट वर्क फोर्स, मतलब 26% ऑफ इसका वर्क फोर्स जो था वो एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन चाइना, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब इन शॉर्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो कितना था एग्रीकल्चर का, मतलब चाइना में 2018-19 में कितना एग्रीकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडेड था चाइना का, मतलब जीडीपी कितना था अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जीडीपी ओवरऑल एग्रीकल्चर जीडीपी में कितना था कंट्रीब्यूशन 2018-19 के पीरियड में, जब जब वहां की वर्कफोर्स एंगेज कितनी थी एग्रीकल्चर में, 26% एंगेज थी, ओके। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? अगेन दिस इज द रिमेम्बरिंग, उसमें कुछ समझाने वाला पार्ट नहीं है, तो आई विल टेल यू डायरेक्टली आंसर, ओके। सो द राइट आंसर इज 7%, ठीक है। इसका सही जवाब है 7%, मतलब इतनी ज्यादा वर्क पॉपुलेशन इनकी इंक्लूड थी एग्रीकल्चर में, 26% ऑफ वर्क फोर्स इंक्लूड है एग्रीकल्चर में। बट उसके अकॉर्डिंग जीडीपी या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए कितना कम है चाइना, 7%, ठीक है। इसमें से बहुत सी चीजें इकोनॉमिस्ट को सीखने की जरूरत है, आपको नहीं, ओके, जस्ट लर्न इट, फाइन। चलिए लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। When China announced its first 5-year plan, चाइना ने अपना फर्स्ट 5-year प्लान कब अनाउंस किया? 1955, 1957, 1953, 1968। सो व्हाट विल बी द आंसर? जैसे हमने हमारा फर्स्ट 5-year प्लान अनाउंस किया था राइट इन 1951, वैसे चाइना ने उनका फर्स्ट 5-year प्लान कब अनाउंस किया? दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हाट विल बी द आंसर? लेट्स सी द आंसर डायरेक्टली, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1953, ठीक है। हमने हमारा फर्स्ट 5-year प्लान 1951 टू 56 के लिए अनाउंस किया था, फाइन, इन इंडिया। और चाइना ने अपना फर्स्ट 5-year प्लान कब अनाउंस किया है? 1953, ओके, इन 1953, फाइन। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which when did Pakistan announces the first 5-year plan, which is now referred to as medium term developmental plan? What was the date? ठीक है, मतलब उन्होंने अपना फर्स्ट 5-year प्लान कब अनाउंस किया, जो अभी किस नाम से जाना जाता है? जो अभी मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो रहे हैं, फर्स्ट वाला कौन सा था, कब अनाउंस किया, और सेकंड वाला अभी किस नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर इज मीडियम टर्म डेवलपमेंटल प्लान, ठीक है। सो 1956 में पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट 5-year प्लान अनाउंस किया था, ओके, इन विच ईयर? 1956। चलो तो एक बार आप मुझे ना मैच द फॉलोइंग करके दिखा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, मतलब मैं ही आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। ओके, ठीक है। सो मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको, ओके। अनदर क्वेश्चन एमसीक्यू हम यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए। सो ए बी सी, ठीक है, तो ए का है 1, बी का 2 एंड सी का 3, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या बन रहा है? ए का है सी 3, बी का है 1 एंड सी का क्या है 2, ठीक है। देन फिर से देखते हैं, ए का है 2, बी का है 3 एंड सी का है 2, ठीक है। फोर्थ, ए का है 1, बी का है 3 एंड सी का है 2, ठीक है। ये हो गए ऑप्शंस फ्रेमिंग, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए, इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान कब हुआ था? इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान हुआ था 1951। तो कहाँ कहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए के आगे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। देखते हैं आगे भी करेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का 1956 एंड चाइना का 1953।
राइट, 1 एंड 2, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, दिस इज द मैच द फॉलोइंग। इससे आपको एग्जाम में पूछे जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, वरना मुझे थोड़ी ना टाइम पास करना था। दिस कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन, फाइन। इसलिए मैंने इसे यहाँ पर क्रिएट करके दिखाया कि ऐसे ऑप्शंस की फ्रेमिंग के साथ ऐसे मैच द फॉलोइंग आपको पूछी जा सकती है। डेवलपमेंटल प्लान यहाँ ऊपर लिखा जा सकता है, यहाँ पर कंट्री मतलब यहाँ पर हेडलाइन मतलब यहाँ पर हेड भी होती है, हेडलाइन भी होती है। यहाँ पर डेवलपमेंटल प्लान लिखा जा सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान और 5 ईयर प्लान। और यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, कंट्री। ठीक है, कंट्री, यहाँ पर कंट्री लिखा जा सकता है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, फाइन, ओके। इसलिए मैंने आपको ये कर दिखाया अभी। ओके, फाइन। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग भी आई तो आपको घबराना नहीं है, बस एक बार ऑप्शन ध्यान से देखना है, यू कैन सॉल्व इट इजिली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री हैज लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, विच कंट्री हैज लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, या फिर किसी का भी नहीं। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर। अगेन दिस इज द रिमेम्बरिंग, ये जो मैंने आपको बोला ना एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा है, तो इस चार्ट में का क्वेश्चन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर किया है। सो किस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे लो होगा अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जानते हो ना कि हम कितने साल जिएंगे, कितने साल जी रहे हैं इस कंट्री के लोग। ठीक है, कितने ईयर्स हम लोग जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा मतलब 70s 80s 90s मतलब 90 साल तक कौन सी कंट्री में जिंदा रहते हैं, कौन सी कंट्री में बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, 50 45 55। ठीक है, तो किस कंट्री की लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ओके, पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे स्लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ओके, समझ गए आप लोग, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इन विच ईयर वेयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन चाइना एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो चाइना ने कौन से साल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया। ठीक है, उन्होंने कौन से साल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए उनकी कंट्री में, तो आपको ईयर देखना है डायरेक्टली। अगेन इसमें लर्न करने जैसे कोई चीज नहीं है। सो लेट्स सी। सो द राइट आंसर इज 1978। ठीक है, 1978 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे। ठीक है, 1978 में। ओके, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अगेन इसमें सब कुछ लर्न करने जैसा है, तो हमारे क्वेश्चंस भी कितने जल्दी जल्दी कवर हो रहे हैं, राइट। वी कैन कवर इट वेरी फास्ट, राइट, क्योंकि इसमें सब कुछ लर्न करने जैसा है, नथिंग इज समझने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग आपको लर्न ही करना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ईयर्स है, परसेंटेज है, स्कीम्स है। ठीक है, स्कीम्स की इनिशिएटिव्स है, तो ये सब कुछ आपको लर्न करना है, फाइन। तो आप इसे एक पेपर पर लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। स्पेशली तो एनसीईआरटी का वो जो चार्ट है वो आपको लर्न करना ही करना है। ओके, फाइन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। व्हेन डिड पाकिस्तान इनिशिएट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इनिशिएट किए, तो व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। हमने कब किए थे, हमारा तो हमने देखा ही नहीं। व्हेन डिड इंडिया इनिशिएट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चलिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। व्हेन डिड इंडिया इनिशिएट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो व्हाट विल बी द आंसर। द आंसर विल बी, इट्स टू इजी, 1991। ठीक है, इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इनिशिएट किए, 1991 में। ठीक है, सो पाकिस्तान ने कब किए देखते हैं, व्हाट वाज द ईयर। चलिए देखते। सो द राइट आंसर इज 1988। ठीक है, हमसे पहले चाइना ने हमसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे। ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान ने भी चाइना ने भी। ओके, 1988 में पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया। ओके, इन इंडिया 1991, फाइन। What type of economic system does China follow? चाइना किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है। सो व्हाट विल द राइट आंसर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नो, प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी नो, कमांड इकोनॉमी नो। द राइट आंसर इज सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, चाइना कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है, सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, फाइन। इंडिया कौन सी करती है, पहले सोशलिस्ट था अभी मिक्स्ड है। ठीक है, पहले क्या था, सोशलिस्ट था अभी मिक्स्ड है। इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Among India, Pakistan and China, which country has the smallest share of poor population? ठीक है, किस कंट्री में smallest share of poor population है, मतलब सबसे कम गरीब लोग किस देश में हैं, according among India, China and Pakistan. So what will be the right answer? India, Pakistan और China.
क्या होता है इसका सही आंसर, देखते हैं, लेट्स सी। सो द राइट आंसर इज चाइना। ठीक है, चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर कम गरीब लोग हैं, अकॉर्डिंग टू कम पुअर लोग हैं, अकॉर्डिंग टू सॉरी अमंग द इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में बहुत कम गरीबी है। ठीक है, कम लोग ऐसे हैं जो पुअर है। ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? नीचे दिए गए कंट्रीज में से हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसकी है? ठीक है, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? मतलब बर्थ के टाइम पे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, सो व्हाट विल द आंसर? इंडिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान। सो राइट आंसर इज द चाइना। ओके, द राइट आंसर इज चाइना। ठीक है, सही आंसर, सही जवाब चाइना है। अगेन ये टेबल दिया है एनसीईआरटी में, यू हैव टू डू इट। ठीक है, एनसीईआरटी का एक टेबल है, मैंने तो आपको यहाँ पर दे दी है कुछ चीजें, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में है, तो यू कैन गो एंड रीड इट। ठीक है, उसे लर्न कर लीजिए, पक्का याद कर लीजिए। ठीक है, फाइन। एक परसेंटेज का वैल्यू भी ले लीजिएगा, ओवरऑल ऊपर ऊपर पूछा तो नहीं जाएगा, बट देख ले लीजिएगा। अगर बाई चांस परसेंटेज पूछ ली गई आपको तो यू कैन रिकॉल इट, राइट, आप उसे दे सकते हो, ऐसे कीजिएगा। ठीक है, विच कंट्री हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन? ठीक है, किस कंट्री में हाईएस्ट परसेंटेज है अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन का? इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। सो द राइट आंसर इज इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। क्या है सही जवाब? अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन इन एनसीईआरटी टेबल, द राइट आंसर इज इंडिया। ओके, इंडिया में है सबसे ज्यादा अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन। ठीक है, इन इंडिया द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इज देयर। ओके, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, सब कुछ लर्न करने जैसा है, नथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझने जैसे कोई भी चीज नहीं, सब कुछ लर्न करना है आपको, ये अच्छे से पक्के से लर्न करना ही होगा, क्योंकि इस पर से बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं और आ सकते हैं इस चैप्टर पे से सवाल। ओके, तो प्लीज अच्छे से इस चैप्टर को मगअप कर लीजिएगा। ठीक है, मगअप ही करना है, नथिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स मगअप इट, अच्छे से मगअप कर लीजिए। ओके, टू अचीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स विच सिस्टम डिड चाइना अडॉप्ट? ठीक है, चाइना ने ऐसी कौन सी सिस्टम अडॉप्ट की जिसकी वजह से उन्हें सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स मिल रहा था? ठीक है, तो वो कम्युन सिस्टम थी। ठीक है, कम्युन सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट की थी, जिसकी वजह से वहां पर सबको अच्छे तरीके से फूड ग्रेन्स मिल रहे थे। इक्विटेबल फूड ग्रेन्स मतलब किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। ओके, फाइन। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर चाइना अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी? कौन से साल में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की? ठीक है, लेट 1950s, नो, लेट 1960s, नो, लेट 1970s, लेट 1980s। तो राइट आंसर इज लेट 1970s। ठीक है, 1970s में, बहुत लेट 1970s में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको इंक्लूड किया था। ठीक है, अभी अभी उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी फिर से रिवोक की है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, इन विच ईयर चाइना रिवोक्ड वन चाइल्ड पॉलिसी? So what will be the right answer? Let's see it. Okay, उसका सही जवाब क्या है? So in 2016 ये भी पूछा जा सकता है कि किस साल चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी रिवोक की? तो उन्होंने 2016 में 1 जनवरी 2016 में अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी रिवोक की और उन्होंने ऐसा कहा कि कपल्स और एक चाइल्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, चांस ले सकते हैं और एक चाइल्ड के लिए भी। ओके, फाइन। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द रीजन? क्या रीजन हो सकता है कि उन्होंने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी पीछे ली और एक चाइल्ड पॉलिसी, मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई? देखिए, मैंने आपको ये तो बताया कि एल्डर पीपल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि अगर बहुत ज्यादा एल्डर लोग हो गए तो हमारे पास इकोनॉमी में काम करने के लिए वर्कफोर्स ही नहीं बचेगी। वी डोंट हैव वर्कफोर्स। ठीक है, आपको पहले भी लगा होगा कि एल्डर लोग हो गए तो क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए, इंजीनियर्स बन गए, काम कर लिया, बूढ़े हो गए। ठीक है, लेबर बन गए, काम कर लिया, बूढ़े हो गए। एक समय बाद सारे बूढ़े लोग ही रहेंगे तो इकोनॉमी चलाएगा कौन? राइट, ये भी तो हमें सोचना होगा कि अगर सारे एल्डरली लोग हैं, सारे बूढ़े लोग हैं, तो इकोनॉमी चलाएगा कौन? ठीक है, दे विल बी रिटायर्ड। ठीक है, और उन्हें भी रेस्ट की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ, दे नीड रेस्ट। राइट, हर एक इंसान को रेस्ट की जरूरत होती है आफ्टर वन एज। ठीक है, तो अगर सब लोग रेस्ट ले लेंगे तो हु विल वर्क? इसलिए उन्होंने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी हटाकर 2 चाइल्ड पॉलिसी फिर से अडॉप्ट की, ताकि उनके यहाँ पर यंग लोग हो, यंग बच्चे हो, जो वर्क फोर्स में, लेबर फोर्स में सब तरह पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, उनके पास काम करने के लिए लोग हो।
That's why they adopted this two-child policy in 2016 January 1. Okay, fine. चलिए हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फाइन. ये रीजन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि बाई चांस आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, बाई चांस एग्जाम में ये आ जाता है तो यू कैन आंसर इट. ठीक है, ये बुक में नहीं दिया है, आपको जवाब आए इसलिए मैंने आपको बताया. ओके फाइन. क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर्ड बाय विच इंडेक्स. ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ किस इंडेक्स में मेजर की जाती है. क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है. ठीक है, कितने अंडर नरिश चिल्ड्रंस है, हम कितने लोग खुश है, हैप्पीनेस इंडेक्स. ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में. ठीक है, तो किस में ये मेजर किया जाता है, किस में इसको मापा जाता है, तोला जाता है. ठीक है, सो राइट आंसर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. HDI के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर की जाती है. ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर की जाती है HDI में, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. ओके फाइन. चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाओ, आज हमारे 20 क्वेश्चन कितने जल्दी हो गए, राइट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाईएस्ट इन विच कंट्री. ठीक है, किस कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हायर. ठीक है, आपको पता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है. मैंने इसके पहले एक बार समझाया एक वीडियो में, बट लेट्स डिस्कस इज अगेन. ठीक है, ये फिर से एक बार समझा देती हूँ. व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज, इट मींस कि देखिए पर 1000 चाइल्ड के पीछे, पर 1000 चाइल्ड कितने बच्चे जन्म लेने के एक साल में ही मर जाते हैं. ठीक है, इन 1 ईयर कितने बच्चे जन्म लेने के एक साल बाद मर जाते हैं पर 1000 चाइल्ड के अंदर. ठीक है, पर 1000 चाइल्ड के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाई. ठीक है, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा बच्चे एक साल के अंदर मर जाते हैं. ठीक है, फाइन, उनकी डेथ हो जाती है. The 5-year plan in Pakistan is now known as. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट. तो राइट आंसर इज मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान. ठीक है, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान को अभी मतलब 5-year प्लान को अभी इस टाइम में मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कहा जाता है इन देयर कंट्री. ओके, इन द पाकिस्तान. ओके फाइन. चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश इन पाकिस्तान लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. ठीक है, किस चीज का इंट्रोडक्शन जो अभी पाकिस्तान में हुआ है वो लेड है, मतलब सॉरी द इंट्रोडक्शन मतलब किस चीज के इंट्रोडक्शन की वजह से पाकिस्तान में प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में राइज हुआ है. ठीक है, मतलब फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है किस चीज के इंट्रोडक्शन की वजह से. तो द राइट आंसर इज ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ही पाकिस्तान में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन ये ज्यादा हुई है, हाई हुई है. ओके फाइन, समझ गए आप लोग. इवन इंडिया में फूड ग्रेन्स की डेवलपमेंट ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही हुई है, स्पेशली व्हीट, राइट. एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन से मिल्क. ओके, मिल्क की वजह से, व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से मिल्क की प्रोडक्शन इंडिया में अच्छी हुई थी, एंड व्हीट और राइस की प्रोडक्शन ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से अच्छी हुई. ओके फाइन. चलिए अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच इज द 24 ऑफ दिस स्लाइड. ओके, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 and 20, what was the HDI रैंक ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का HDI रैंक क्या था 2019 and 20 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से. What is the HDI रैंक ऑफ पाकिस्तान? So let's see it. So the right answer is 154. ठीक है, पाकिस्तान का HDI रैंक क्या थी, 154 थी. What is the इंडिया की रैंक क्या थी और चाइना की रैंक क्या थी. चलिए देखते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एंड चाइना. ये थी पाकिस्तान की. ठीक है, अभी हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे इंडिया एंड चाइना की. ठीक है, तो व्हाट विल बी देयर रैंकिंग. ठीक है, क्या थी उनकी रैंकिंग अकॉर्डिंग टू 2019-20 ह्यूमन डेवलपमेंट इन रिपोर्ट. सो इंडिया की रैंकिंग थी 130 एंड चाइना की थी 87. ओके, 87, 130 एंड 154. ठीक है, इससे आप ग्रोथ रेट समझ सकते हो. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट भी समझ सकते हो, लोगों की कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है किस कंट्री में. तो चाइना सबसे हाईएस्ट है. ओके, आफ्टर दैट इंडिया एंड देन पाकिस्तान. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज द मायोस्ट विजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो मायोस जो था चाइना में उसका विजन क्या था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली. तो उनका मानना था सेल्फ सफिशिएंसी. ठीक है, कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब इन शॉर्ट हमारे पीएम का मेन एम क्या है, आत्मनिर्भर भारत.
सो सेम एम वाज द मायोस्ट, उनका भी विजन ये था कि सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल, मतलब हम इतने सफिशिएंट हो कि हमें बाकी की कंट्रीज में ज्यादा मदद की जरूरत ना पड़े, ठीक है, हम उनकी मदद कर पाए, जो कंट्रीज के पास ये सारी सुविधाएं नहीं है हम उनकी मदद कर पाए, इतने स्ट्रांग हम खुद रहे, हम इतने आत्मनिर्भर रहे। सो दैट वाज द मायोस्ट विजन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन भी उनका विजन था। व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन, आपने अपने पॉलिटी में पढ़ी होगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ सेंटर में पावर नहीं होनी चाहिए, पावर इज डिवाइडेड, ठीक है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीएम है, ठीक है, उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। देन वहां पर अलग अलग एमपीज है, देन हमारे पास पंचायती राज है, राइट, पंचायती राज है ना, सरपंच एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास भी पावर डिवाइडेड है, एक के हाथ में पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी उनका विजन था, माइनस विजन। एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करना, ये भी उनका क्या था, विजन था, ठीक है। तो उनके ये सारे विजन थे, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल, डिसेंट्रलाइजेशन एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना, ये सारे उनके क्या थे, एम थे, ठीक है, ये उनके सारे विजन थे मायोस्ट के। ओके फाइन। तो अगेन एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस चैप्टर में सब कुछ लर्न करने जैसा है, ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझना है, ठीक है, एवरीथिंग आप सब कुछ लर्न कर सकते हो, ठीक है, एवरीथिंग यू कैन लर्न, राइट। सो प्लीज आप इस पर ध्यान यही दीजिएगा कि आप सब कुछ अच्छे से लर्न कर रहे हो, उसे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मगअप करना है आपको, सिर्फ मगअप ही करना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से मगअप कर लीजिए, इतना भी टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि 2-3 दिन पढ़िए और उसके बाद आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, किसी को भी कहिए कि हमें ये पूछ लीजिए, ठीक है, देन आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने अच्छे से लर्न कर पा रहे हो। ओके फाइन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी हमारा होगा, सिलेबस तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है, बट जो आगे का विजन है वो मैं आपको थोड़े दिन में बता दूंगी। ओके फाइन। तो आगे हम क्या करने जा रहे हैं वो देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। Then let's meet in the next video. Okay, again मैंने आपको ना आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी बताई थी, आपको याद है ना, कि आपको रोज एक आंसर लिख के देखना है और अपना प्रेजेंटेशन दूसरों से बेहतर बनाना है, ठीक है। पढ़ रहे तो सब लोग एक ही कर रहे हैं, सब लोग एक ही किताब पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, सबके अपनी अपनी बोर्ड्स के एग्जाम्स की किताब ही पढ़ रहे हैं। तो आपको अलग क्या करना है, आपको अलग दिखना है प्रेजेंटेशन में, ठीक है, आपको अलग किस में दिखना है, प्रेजेंटेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको सीधे सीधे नहीं लिखना है, आप क्या करेंगे, ऐसा अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे माइक्रो, यहाँ पर लिखेंगे मैक्रो, ठीक है, और इसको यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन बढ़ाएगा। तो आपको डायग्राम्स का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। अनदर मेन एंड मेजर थिंग, आपको एग्जाम्पल्स ज्यादा यूज करना है, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स दोगे ना उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, दिस इज फॉर योर बोर्ड्स, एंड प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, दिस इज फॉर योर सीयूईटी, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है फाइन। और जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हें देखकर डरना नहीं है, उसके चक्कर में आप आपके आसान क्वेश्चन भूल जाते हो, ठीक है, आसान क्वेश्चन जो होते हैं उसके जवाब आप भूल जाते हो हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हें भी अच्छे से डील करना है, और जो इजी क्वेश्चन है वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, उन पर तो मार्क्स हमारे कटने ही नहीं चाहिए। फाइन, चलिए लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स डिस्कस कि हम आगे क्या कर रहे हैं, हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फाइन, thank you so much everyone, thank you for support, love. Okay, thank you.